पिछली वीडियो में हमने हेजन कंपनी का क्वेश्चन सॉल्व किया था एक तरीके से, और वी वर अबाउट टू डिस्कस द सेम क्वेश्चन विद एन अल्टरनेटिव अप्रोच। एक अल्टरनेटिव अप्रोच है जो कि शॉर्ट अप्रोच है, थोड़ा सा ट्रिकी है बट शॉर्ट है। अब हम उस अप्रोच से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बाकी सारे स्टेप सेम रहेंगे, ग्राफ बनाने तक और फिजिबल रीजन आइडेंटिफाई करने तक सारे स्टेप सेम है। फ़र्क कहाँ आ रहा है? पहले हमने बी, सी और डी को सबको सॉल्व किया था, सारे पॉइंट्स को सॉल्व किया था और सारे पॉइंट्स के एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ निकाली थी, फिर कंट्रीब्यूशन निकाला था और फिर जो मैक्सिमम था उसको हमने अपना ऑप्टिमल पॉइंट कह दिया था। जबकि सी और डी हमने इसका मतलब एडिशनल कैलकुलेशन की थी और हमारा टाइम ज़ाया हुआ। अब हमें ये करना है कि किसी तरीके से हमें वो पॉइंट जिस पे कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम होगा डायरेक्टली पता चल जाए। तो अगर हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा तो हमें बाकी पॉइंट्स को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो क्या तरीका है? उसके लिए हमें एक लाइन बनानी पड़ेगी जिसको हम कहते हैं आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन। ऐसी लाइन जिसके ऊपर तमाम पॉइंट्स पर सेम कंट्रीब्यूशन मिल रहा हो। क्या मतलब है इसका, वो ज़रा समझने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आप कंट्रीब्यूशन फंक्शन उठा लें जो क्वेश्चन में गिवन है, 20x प्लस 40y। 20x प्लस 40y और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 20 इंटू 40, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि हमारे पास दूसरी साइड पे एक ऐसी वैल्यू आ जाए जो 20 पे भी डिविजिबल हो और 40 पे भी डिविजिबल हो और हमारे पास आंसर पॉइंट्स में ना आए जब हम एक्स और वाई के लिए इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 40, 800। सो लेट मी राइट 800 इस तरफ। अब मैंने एक अज्यूम्ड कॉन्ट्रीब्यूशन लिख लिया फिलहाल 20 इंटू 40 मल्टीप्लाई करके। अगर मैं कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ कुछ भी अज्यूम कर लूँगा मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मैंने सिर्फ इस बात का ख्याल रखा कि यहाँ मैं एक ऐसी वैल्यू लिखूँ जो कि इन दोनों से एग्जैक्टली डिविजिबल हो ताकि पॉइंट्स में आंसर ना आए, वरना ग्राफ पे प्लॉट करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 800 को यहाँ पर वैल्यू लिखता हूँ तो मैं जब x को 0 पुट करूँगा, यानी मैं ये सपोज करूँ मुझे x नहीं बनाना और मुझे 800 का कॉन्ट्रीब्यूशन कमाना है और सारा का सारा y से कमाना है, तो मुझे y के कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे? तो ज़रा 800 को डिवाइड बाई 40 करता हूँ तो 20 यूनिट्स y के बेचने पड़ेंगे। सो यानी अगर मैं एक भी यूनिट पूल क्यू का नहीं बनाना चाहता हूँ और मैं स्टिल $800 का कॉन्ट्रीब्यूशन कमाना चाहता हूँ तो मुझे वाई कितने बेचने पड़ेंगे? क्योंकि वाई के एक यूनिट से तो 40 मिलता है, तो वाई 20 यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। अब 20 यूनिट्स को यहाँ पर ड्रॉ करना बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर थाउजेंड में फिगर्स हैं। सो वैल्यू बहुत छोटी आ रही है, तो मैं अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए एक जीरो यहाँ लगा देता हूँ। जब मैं एक जीरो यहाँ बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर भी एक जीरो बढ़ जाएगा और ये 200 हो जाएगा। आई गेस 200 को भी ड्रॉ करना यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल है, सो मैं एक और जीरो लगा देता हूँ और इसको 80,000 कर देता हूँ। यहाँ पर भी एक जीरो ऐड हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। सो 2000 को यहाँ पर ढूंढना आसान है, 4000 है और ये 2000 होगा, रिलेटिवली फिर भी सही है। और लेकिन अभी भी वैल्यू बहुत छोटी है, तो मैं एक जीरो और बजाने के बजाय, क्योंकि एक जीरो और लगाऊंगा तो बहुत ऊपर चला जाएगा, तो मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूँ सिर्फ, यानी 80,000 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूँ। अब जीरो बनाने के बजाय मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूँ, क्योंकि 2 करने से ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं आएगा। सो मैं 80,000 की जगह मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूँ, तो आई गेस मेरे पास ये आ जाएगा 160,000। सो 160,000 आ जाएगा। अगर 160,000 आ जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा और ये जब मल्टीप्लाई बाय 2 होगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 4000, विच कैन ईजिली बी मार्क्ड ऑन द ग्राफ। यहाँ है 4000, ठीक है। तो अब मैं इसको ज़रा x और y के लिए अगर सॉल्व करता हूँ कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, और मैं ये देखता हूँ कि यार अगर मुझे $160,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन कमाना है अलग से, $160,000 का, और वो सारा का सारा मुझे कमाना है y से, तो मुझे y कितने बेचने पड़ेंगे? 160,000 डिवाइड बाई 40 कर देंगे, विच इज़ 4000। तो y आपको 4000 यूनिट्स बेचने पड़ेंगे, तो आपको 160,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा। दूसरी साइड पे अगर मैं ये अज्यूम करूँ कि मुझे एक भी y नहीं बेचना, मुझे स्नूकर क्यूज बेचने नहीं है, मुझे सारे के सारे पूल क्यूज बेचने हैं, तो उस पर तो मुझे एक यूनिट से 20 मिलता है। तो वही 160,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन अगर मुझे सारा का सारा पूल क्यूज से कमाना है तो मुझे कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे? 160,000 को डिवाइड बाई 20 कर दूंगा। 160,000 डिवाइड बाई 20, 160,000 डिवाइडेड बाई 20, सो इट सेज आपको 8,000 यूनिट्स बेचने पड़ेंगे पूल क्यूज, अगर आप 160,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ पूल क्यू से कमाना चाहते हैं। अगर आप इन दोनों कॉम्बिनेशन पर गौर करें तो इन कॉम्बिनेशन मुख्तलिफ हैं, यानी इसमें एक्स और वाई की वैल्यूज मुख्तलिफ हैं, बट दोनों से कॉन्ट्रीब्यूशन सेम मिल रहा है 1,60,000 का।
इसका मतलब ये है इस लाइन के ऊपर कोई भी कॉम्बिनेशन होगा, जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो उस पर कोई भी कॉम्बिनेशन होगा उससे कंट्रीब्यूशन सेम मिल रहा होगा 1,60,000। इसलिए इस लाइन को, जो भी हम लाइन बनाने जाएंगे, उसको आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन कहते हैं। सो इस कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 एंड 4,000। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। और दूसरा वाला पॉइंट जो है, दूसरा वाला पॉइंट जो है वो 0 एंड 8,000 है, 0 एंड 8,000 ये। और इनके बीच में हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अच्छा, लाइन जो है याद रखिएगा डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि ये कंस्ट्रेंट नहीं है। अगर आप इसको डॉटेड नहीं बनाओगे तो इट विल लुक लाइक कि शायद ये भी एक कंस्ट्रेंट है, जबकि ये कंस्ट्रेंट नहीं है। इट इज जस्ट अ कंट्रीब्यूशन लाइन, सो इट्स नॉट अ कंस्ट्रेंट, ये कंट्रीब्यूशन लाइन है। इसलिए बेटर कि आप इसको डॉटेड डॉटेड लाइन ड्रॉ करें ऐसे। और ये डॉटेड लाइन, इसको कहते हैं आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन। इस लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट पर आप अपना पेन रखोगे तो उसमें कॉम्बिनेशन तो एक्स और वाई का मुख्तलिफ होगा, बट कंट्रीब्यूशन सेम होगा, और वो होगा 1,60,000 का। अब थोड़ी देर के लिए ये बताइए, अभी हम अगर इस लाइन पे खड़े हैं, इस लाइन पे, तो हम कितना कंट्रीब्यूशन कमा रहे हैं, 1,60,000 का, विद डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर, इसी के पैरेलल थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ, तो क्या सोचिए जरा से, क्या वो पॉसिबल है कि मैं उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कमा सकता हूँ? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर मैं ये लाइन यहाँ ले आता हूँ तो बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि ये अभी भी फिजिबल रीजन के नीचे है। मैं और ऊपर लेके जा सकता हूँ, मैं इसको ऊपर लेके जा सकता हूँ, मेरे पास अभी फिजिबल रीजन के बॉर्डर्स बहुत दूर हैं। तो मैं क्या करूँगा, एक पैरेलल लाइन इसके ऊपर स्केल रखूँगा, बिल्कुल पैरेलल, और उस स्केल को ड्रैग करूँगा पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल लेके जाऊँगा उस स्केल को, ऐसे रखकर, और पैरेलल मूव करूँगा और वन बाय वन इन पॉइंट्स पर लेकर जाऊँगा। और इन पॉइंट्स पे ले जाने के बाद मैं ये देखूंगा कि किस पॉइंट पर वो लाइन सबसे आखिर में आ रही है। लेट मी शो यू आपको। लेट मी ड्रॉ अ लाइन, पैरेलल लाइन, जो कि यहां से स्टार्ट होगी, बिल्कुल पैरेलल ऐसे ये। और इस लाइन को पैरेलल लाइन, मेक श्योर लाइन पैरेलल होनी चाहिए, स्लोप बाहर नहीं जाना चाहिए, स्लोप खराब नहीं होना चाहिए। बड़ी लाइन बना देते हैं, पैरेलल होनी चाहिए। अब ये लाइन को जरा गौर से देखिएगा, अब ये पैरेलल लाइन है इसके, ये देखिएगा, इसके पैरेलल है। स्केल आप इसके ऊपर रखेंगे और इस लाइन को बारी बारी आप ऊपर तक लेके जाएंगे, बिल्कुल पैरेलल, ठीक है। और पैरेलल लेके जाएंगे और देखेंगे कि किस पॉइंट पे सबसे आखिर में जाके ये लाइन रुकती है। लाइन और बड़ी कर दूं, बड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, मैं इस लाइन को, ये लाइन है मेरी, ये देखो पैरेलल लेके जा रहा हूँ। अब देखिएगा सबसे पहला पॉइंट कौन सा आ रहा है, ए बी सी डी ई में से। अब चेक कीजिए वीडियो को और देखिए ई पॉइंट पे आ गए हम, ई पॉइंट पे हम आ गए। हम अभी भी फिजिबल रीजन के बहुत नीचे हैं, अभी भी हमारे पास मार्जिन है कि हम ऊपर जा सकते हैं, तो हम थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं। और अब आप गौर से देखिएगा कौन सा पॉइंट आया, ए पॉइंट आया। चेक करें, ए पॉइंट आया, ये हम ए पॉइंट पे आ गए, ये है ए पॉइंट आ गए ए पे। अभी हम और ऊपर जा सकते हैं। अभी कौन सा पॉइंट आया, डी पॉइंट आया। अगर आपको याद हो हमने शुरू में ही ए और ई रिजेक्ट किया था, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो इसलिए शुरू में ये दो पॉइंट्स आ गए हैं जो कि हमारे लिए ऑप्टिमल नहीं है। उसके बाद देखें डी पॉइंट पे आ गए थे। तो अगर आपको याद हो जब हमने सॉल्व किया था तो बी सी डी में से जो सबसे कम कंट्रीब्यूशन था वो डी का था। अभी हम डी पे आए हैं और उसके बाद पैरेलल हम मूव करते हैं और थोड़ा सा और जाते हैं, तो अब हम सी पे आ चुके हैं। ये देखिए सी पे हम आ चुके हैं, अभी भी हमारे पास बी पॉइंट आना बाकी है। और अब अगर हम थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं, थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं पैरेलल, तो अब आप देखिए अब हम बी पॉइंट पे आ चुके हैं। ये जो बी पॉइंट है, ये जिस पे हम अभी आए हैं, ये सबसे आखिर में आया है। और ये शो क्या कर रहा है वो जरा देखिए,
इस बी पॉइंट के ऊपर कंट्रीब्यूशन इस नीचे से बहुत ज्यादा है, और इस बी पॉइंट की लाइन को अगर हम देखें तो ये कुछ पॉइंट्स इसके फिजिबल रीजन से बाहर जा रहे हैं और कुछ इस साइड पे भी बाहर जा रहे हैं फिजिबल रीजन। सिर्फ एक पॉइंट है जो फिजिबल रीजन के एज पर है इस लाइन का, सिर्फ एक। और अगर मैं इससे थोड़ा सा और आगे लेके जाता हूँ इस लाइन को, तो ये पूरी लाइन फिजिबल रीजन से बाहर चली जाएगी, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो जो आखिरी पॉसिबल पॉइंट है वो बी है, जिसपे हम रुक रहे हैं, और बी पॉइंट पर ये लाइन सबसे लास्ट में आ रही है, विच मीन्स बी एज है। इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो फिजिबल रीजन से पूरे के पूरे बाहर चले जाएंगे। इस पॉइंट के ऊपर, बी पॉइंट पर, इस लाइन से ऊपर भी हम उतना ही कंट्रीब्यूशन कमा रहे हैं, बी पॉइंट से नीचे भी हम उतना ही कमा रहे हैं, बट नीचे और ऊपर वाले पॉइंट्स फिजिबल रीजन से बाहर जा चुके हैं, जो पॉसिबल नहीं है। लेकिन बी वाला पॉइंट हमारे लिए पॉसिबल है और ये मैक्सिमम है। इसका मतलब अब हमारा ऑप्टिमल पॉइंट आ चुका है, जो कि बी पॉइंट है। बी इज आर ऑप्टिमल पॉइंट। पहले हमने बी सी डी सब सॉल्व करके उसके बाद बी पे आए थे, और फिर हमें पता चला था कि बी इज द ऑप्टिमल पॉइंट। अब सिर्फ लाइन को ड्रैग करके हम यहाँ तक पहुंच गए, और हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा कौन सा पॉइंट है जिसपे हम सबसे आखिर में आ रहे हैं लाइन ड्रैग करते हुए। बस इसमें लाइन को पैरेलल ड्रैग कीजिएगा आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन के साथ, और देखिएगा कि सबसे आखिरी पॉइंट कौन सा आ रहा है। दैट इज योर ऑप्टिमल पॉइंट। सो बी इज योर ऑप्टिमल पॉइंट। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली सिर्फ बी को सॉल्व करना है, और वो हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो आपको अगर देखना है बी कैसे सॉल्व किया था, तो पिछली वीडियो को वापस देख लीजिएगा, उसमें हमने बी को सॉल्व किया था। बी के एक्स और वाई के यूनिट्स निकाले थे, वाई ऑलरेडी हमें पता था 12,000 था, और इक्वेशन 2 में हमने वाई की वैल्यू पुट करके एक्स निकाला था। सो हमने दोनों यूनिट्स निकाले थे, आई गेस 8,000 यूनिट्स वो थे शायद। सो तो हमने उस पर फिर टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन निकाला था, और वो मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन था। तो यहाँ पर अब आपको सी और डी निकालने की जरूरत नहीं है। वी जस्ट नो that B is the optimal point and B will maximize your contribution. So this is how we can use ISO contribution line to identify our optimal point and then calculate optimal production plan and then reach to the maximum contribution. So मैं वापस यहाँ पर आ रहा हूँ। यहाँ जो हमने वैल्यूज अज्यूम की थी, आप कोई भी वैल्यू अपनी मर्जी की अज्यूम कर सकते हो, बट दो चीजों का ख्याल रखना है कि वैल्यू इतनी छोटी बड़ी ना हो कि ग्राफ पे प्लॉट ना हो सके, और ऐसी ना हो कि जब 40 और 20 से डिवाइड किया जाए तो आंसर पॉइंट्स में आ रहा हो, क्योंकि इधर पॉइंट्स पे कोऑर्डिनेट को ड्रॉ करना ग्राफ पे मुश्किल हो जाएगा। बाकी आपको जो वैल्यू अज्यूम करनी है आपकी मर्जी है। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।